हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग। आरबीएससी चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं। क्या है समाकलन के अनुप्रयोग? देखो, अनुप्रयोगों का मतलब होता है कि हम समाकलन का किन किन क्षेत्रों में यूज़ ले सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रकलन, यानी समाकलन द्वारा समतल क्षेत्र जो होते हैं उनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो इस वीडियो में पढ़ेंगे और वो ही इस चैप्टर में अपने को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो देखो, सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि समतल क्षेत्रों का क्षेत्रफल जो होता है, समतल क्षेत्र जो होते हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, उसके लिए समाकलन को उपयोग में लाया जा सकता है। और कैसे, वो यहाँ समझते हैं ग्राफ से। देखो, मान लो कोई वक्र है, माना कोई वक्र है y बराबर fx। ये कोई वक्र है जिसका ग्राफ बना के समझते हैं। मान लेते हैं ये अपना x हो गया, ये yx हो गया, और ये आपके इस वक्र का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं, पर हम समझने के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि x बराबर 1, ये मान लेते हैं x बराबर 1 है, और यहाँ मान लेते हैं ये x बराबर, सपोज करते हैं कि 4 है। ठीक है, तो x बराबर 1 से 4 तक इस वक्र द्वारा जो y बराबर fx है, इस वक्र द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है या जो क्षेत्रफल कवर्ड हो रहा है, ये अपने को बताना है। मतलब अपना ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये B, C और D। सपोज करो ABCD, ये जो क्षेत्र बन गया ABC और D, ये क्षेत्र हमें बताना है। और ये समाकलन की हेल्प से कैसे बता सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखो, समझना, सबसे पहले ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है ABCD, इसका पर्टिकुलर फॉर्म आपसे पूछे कि किस फॉर्म में है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ना आपको वर्ग जैसा लग रहा है, यानी कि ना स्क्वायर फॉर्म में है, ना रेक्टेंगल मतलब आयत की फॉर्म में है। ये दोनों के जैसा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए देखो एक छोटा सा अलग से डायग्राम में बना के बताऊंगा आपको। यहाँ देखें, मान लो ये कोई स्टिक है, कोई लकड़ी है। ठीक है, ये कोई लकड़ी है, और अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये आपको आयत जैसी नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये आयत तो नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ उसके जैसा नज़र आ रहा है। तो मैं अगर मान लो इसको थोड़ा काट दूँ यहाँ से और यहाँ से, तो जो अब शेप बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। और अभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये एक आयत है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अभी भी ये एक आयत नहीं है। पर आप कल्पना करें, अगर मैं इसको बहुत छोटा सा भाग काट लूँ, बहुत छोटा सा भाग काट लूँ, देखो बनाने में फिर भी मैंने मोटा बना दिया है, पर ये बहुत छोटा यानी अल्पांश लिया जाता है, तब आप ये कह सकते हैं कि अब जो ये नज़र आ रहा है, ये जो नज़र आ रहा है ये वाला भाग, ये एक आयत है। यानी अब आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक आयत ही है। यानी अगर इस पूरे लकड़ी में से या जो भी ये शेप है, इसमें से बहुत छोटा सा भाग, एक अल्पांश को काट लिया जाता है, तब हमें एक आयत प्रतीत होता है। मतलब अब हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आयत के सूत्र को यूज़ ले सकते हैं, यानी आयत के सूत्र से, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हम करेंगे कि अपने पास जितने भी वक्र होंगे या उनके जो ग्राफ होंगे, उनमें हम एक बहुत छोटी सी पट्टी, समांतर पट्टिका जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं। इस टाइप की एक पट्टी ले लेंगे जो कि बहुत, इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल एक्स। देखो, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई, यानी ये जो डिस्टेंस है एक्स के ऊपर, उसको एक्स डिनोट कर रहे हैं हम, यानी एक्स लिख रहे हैं। तो ये जो अल्पांश लिया है एक्स एक्स के ऊपर, उसको हम डी एक्स लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा आयत जो अपने पास बना है, इसकी चौड़ाई डी एक्स है, और ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ, इसको हम वाई बोल सकते हैं। ये जो ऊंचाई है इसको हम वाई बोल सकते हैं। यानी अगर हम केवल इस पट्टी की बात करें, यानी केवल इस छोटे से आयत, छोटे से रेक्टेंगल की बात करें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब वाई डी एक्स। क्योंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं वो होता है L इंटू बी।
ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल है। और इसी तरीके से अगर मैं इस बहुत छोटी सी पट्टिका का क्षेत्रफल निकालूंगा तो y dx हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें तो पूरे ए बी सी डी इस पूरे समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ना कि केवल एक पट्टी का बताना है। तो समाकलन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट को 1 से 4 तक अगर अप्लाई कर देंगे तो कल्पना करेंगे कि ये पट्टी ऐसे, यानी ये पूरा क्षेत्र जो ए से बी तक जा रहा है, ये पूरा क्षेत्र ऐसी समांतर छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइडेड है। यानी ऐसी बहुत सी पट्टियाँ यहाँ से यहाँ तक जनरेट हो रखी है, बहुत सारी पट्टियाँ बनी हुई है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की अगर लिमिट लगाकर इसका समाकलन कर देते हैं तो निश्चित समाकलन से, यानी कि डिफाइनाइट इंटीग्रल से, इसका पूरे का एरिया आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, यानी कि एरिया ए बी सी डी आपको फाइंड करना है, तो वो इंटीग्रेशन 1 to 4 y dx हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यानी अगर आप लिमिट को 1 से 4 तक लगा देते हैं और y dx जो कि एक आयत का क्षेत्रफल होता है, उस तरीके से अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी इस प्रकार हमें इस पूरे क्षेत्र, जो भाग में छायांकित कर रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। ये छायांकित पूरा भाग जो अपने सामने है, इस पूरे का क्षेत्रफल हम 1 से 4 तक की लिमिट के बाद में y dx करके, और y यहाँ क्या है, आपका जो वक्र था, कर्व था, वो जो दे रखा था, उसका इक्वेशन है। इस प्रकार से हम समाकलन की हेल्प से भी ऐसी आकृतियों का या समतल क्षेत्र जो होते हैं जिसमें अपना सर्कल हो गया यानी वृत्त हो गया, दीर्घ वृत्त हो गया यानी इलिप्स हो गया, पैराबोला परवलय हो गया, इस टाइप के, और इनके साथ साथ रेखिक समीकरण यानी रेखाओं के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें एक चीज़ और आप याद रखें कि इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना, अलग से फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। इसमें वही समाकलन के सूत्र काम आते हैं सारे के सारे। यानी जिस बच्चे को समाकलन, निश्चित समाकलन आरबीएससी का चैप्टर 10 अच्छे से आता है, चैप्टर 9 अच्छे से आता है, वो यहाँ इंटीग्रेशन कर सकता है, समाकलन कर सकता है। बस उसके इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और सबसे मस्ट है कि क्वेश्चन के बाद में, यानी कि जब आपके पास कर्व होगा, वक्र होगा, तो उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप उसको क्वाड्रेंट में यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ अब इसके बाद में मैं इसके एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम समाकलन के द्वारा भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में आपने एक तो परवलय दे रखा है y² बराबर 4ax, साथ में हमें दे रखा है नाभिलंब लेटस रेक्टम, जो यहाँ x बराबर a है। मतलब सबसे पहले तो इसका बेसिक समझना होगा, यहाँ परवलय क्या चीज़ है, उसका नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम क्या है। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देखें। देखो, परवलय के समीकरण हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे, कॉनिक सेक्शन यानी सांको परिच्छेद में। यहाँ जो परवलय का समीकरण है वो है y² बराबर 4ax, यानी परवलय आपका x अक्ष पर बनेगा और जिसका फोकस यानी नाभि हो जाएगी a0। देखो यहाँ 4ax है इसलिए a0 हो गया, और जो लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब होता है वो इसके फोकस से जाता है, यानी ये जो रेखा है जो इसके फोकस से गुजरती है इसको हम नाभिलंब बोलते हैं। ये नाभिलंब है, ठीक है। ये जो रेखा इसके फोकस से जा रही है इसको नाभिलंब बोलते हैं, मतलब ये है लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम अपना। तो यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस परवलय और लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब के मध्य का यानी कि परिबद्ध, इन दोनों से बंधा हुआ यानी इनके बीच का क्षेत्र आपको बताना है। मतलब ये पूरा क्षेत्र आपको निकालना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, नेसेसरी कंडीशन ही मैंने ये बताई थी कि हमें इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर देंगे तो फिर क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ देखें, दो चीज़ें अपने पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक परवलय है जो y² बराबर 4ax है, दूसरा उसका नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है।
तो देखो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये अपना परवलय हो गया और ये अपना नाभिलंब हो गया। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये नाभिलंब। एक चीज़ और देखें, मैंने इस नाभिलंब को x बराबर a लिखा है, मतलब ये हुआ ये जो नाभिलंब है इसको मैंने x बराबर a लिखा है क्योंकि अभी मेरा परवलय x एक्स के ऊपर है। अगर परवलय y एक्स पर होता तो ये x बराबर a ना हो के y बराबर a हो जाता। यानी ये आपको हर बार अलग मिलेगा। याद रखना, ये रटने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है कि नाभिलंब का समीकरण x बराबर a होता है। ये हमेशा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका परवलय कहाँ बना है, पैराबोला कौन सी जगह बना हुआ है। यहाँ पैराबोला 4ax मतलब x एक्सिस पे था, इसलिए मेरा जो नाभिलंब है, लेटेस्ट रेक्टम है, वो x बराबर a है। मतलब ये वाला जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट हो गए a और 0। और इसका समीकरण अगर आप देखें तो इसका समीकरण हो गया x बराबर a। इन दोनों के मध्य का क्षेत्र हमें बताना है। इसके लिए वापस से हम एक छोटी सी समांतर पट्टिका बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक छोटी सी समांतर पट्टी है और अल्पांश dx ले लेते हैं और ये अपना y है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया a, b और c। ये शेडेड रीजन हो गया यानी छायांकित भाग हो गया। एक चीज़ और देखें, मुझे केवल ये क्षेत्र नहीं बताना है, मुझे नीचे वाला भी क्षेत्र ज्ञात करना है क्योंकि इसने कहा है कि पूरे नाभिलंब और परवलय दोनों के से परिबद्ध क्षेत्र बताना है, बाउंडेड एरिया बताना है। तो ये पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ये पूरा एरिया हमें फाइंड करना है। इसके लिए देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्र OCABO का क्षेत्रफल। मुझे OCAB इस पूरे का एरिया बताना है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। मतलब ये किया मैंने कि केवल प्रथम चतुर्थांश में जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है OABO, ये ऊपर वाला जो नज़र आ रहा है, अगर इसी को निकाल के मैं 2 से गुणा कर दूं, डबल कर दूं, तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार हम केवल dx y dx से जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका डबल करके पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। तो ये हो गया 2। अब यहाँ इंटीग्रेशन में आपको समझना है कि लिमिट क्या लगेगी, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। 0 से अपने को प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना है और कहाँ तक, फोकस यानी नाभि तक जाना है जो कि a है। तो लिमिट हो जाती है 0 से a और y dx अपने साथ में आ ही जाएगा। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। y dx मैंने बताया था, यहाँ y से मतलब है वो वक्र जिस पर आपने समांतर पट्टिका बनाई है। ये अल्पांश आपने लिया है। जो पैरेलल लाइन यानी पैरेलल पट्टी आपने जो बनाई है वो किस कर्व से कवर्ड है। तो यहाँ ये कर्व जो आपको पैराबोला दे रखा है, इसका इक्वेशन भी अगर आप लिखें तो इसका इक्वेशन है y² = 4ax। यानी इस इक्वेशन से जो y आपको मिलेगा वो आपको y की जगह पुट करना होगा। तो यहाँ से y क्या मिल जाएगा, √4ax। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 to a 4ax विद रूट और dx। ये आ जाएगा 2 इंटू, देखो 4 का √2 हो गया तो इसको आप बाहर ले सकते हैं 2√a, कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर ले लिया, 0 to a हो गया और x 1/2 और dx। यानी x का रूट तो था जिसको मैंने 1/2 राइट किया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 4√a इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1
और लिमिट अपने पास है 0 to a। 4√a x की पावर हो गया 3/2 और नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा 3/2, जिसको आप 2/3 राइट कर सकते हैं और लिमिट अभी भी आपके पास 0 to a ही है। और फाइनली लिमिट को अप्लाई और करते हैं। फोर रूट ए मल्टीप्लाई बाई 2/3 फिर ब्रैकेट a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। और यहाँ से देखो ये 8/3 हो गया, पूरा कैलकुलेट करें तो ये 8/3 रूट ए का मीनिंग हो गया a की पावर 1/2 और यहाँ a की पावर 3/2 और 1/2 क्या हो गया a²। 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ ये आपके पास जो आ गया वो आपका रिक्वायर्ड एरिया था, अभिष्ट क्षेत्रफल था। लेकिन हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं और आप जानते हैं क्षेत्रफल का यूनिट क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चंस में सबसे पहले अगर आप एक डायग्राम बना लेते हैं, अगर उसके ग्राफ को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सर्कल दे रखा है x² + y² = 4। सर्कल का इक्वेशन है, एक लाइन है x = 1 और साथ में आपको y एक्सिस के लिए बोल रखा है, यानी इन तीनों से 3 वक्र हो गए, 3 कर्व हो गए, अपने पास एक सर्कल हो गया, 2 लाइन हो गई। बिकॉज x = 1 ये एक लाइन है और y एक्सिस खुद एक लाइन है, तो इन तीनों से परिबद्ध यानी तीनों से बाउंडेड एरिया जो है उसका एरिया अपने को इस बार बताना है। इसके लिए भी सबसे पहले ग्राफ को बनाते हैं। देखिए सर्कल का इक्वेशन आपके सामने है और सर्कल आप जानते हैं। सर्कल ओरिजिन पे बनेगा बिकॉज x² + y² = a²। सीधा फॉर्मेट उस सर्कल का होता है जो ओरिजिन पर बना होता है, यानी ये सर्कल हो गया अपना। ये सर्कल बन गया। इसके बाद में एक लाइन है x = 2। इससे पहले देखो आपको ये देखना होगा कि ये पॉइंट कौन सा है, यानी सर्कल की रेडियस कितनी है। तो जो वृत्त है उसकी रेडियस है, जब समीकरण x² + y² = 4 है तो हम बता सकते हैं इसको देखकर कि जो वृत्त है आपका, जो सर्कल है उसकी रेडियस 2 है। बिकॉज यहाँ a² होता है जो कि 4 है, मतलब a 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट कितना हो गया 20 हो गया। और अगर ये पॉइंट लिखना चाहें तो ये -20 हो गया, पर इसकी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो ओरिजिन से यहाँ तक है वो 2 यूनिट है, और जो लाइन है वो अपनी क्या है x = 1, यानी वो जरूर इन दोनों के मिड में होगी, यानी बीच में हो सकती है। तो ये एक लाइन हम जनरेट कर लेंगे, तो लाइन बन जाएगा ये वाला। ये लाइन x = 1 का लाइन हो गया। ठीक है, ये एक रेखा हो गई। 2 कर्व आपने बना लिए, 2 वक्र आपने बना लिए। पहला आपने एक सर्कल बना लिया, दूसरा आपने एक रेखा बना ली, और तीसरा खुद y एक्सिस है। और y एक्सिस कौन है, ये खुद y एक्सिस है। अब पूरे से कवर्ड एरिया कौन सा है आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा होगा। ये जो बीच में सॉल्यूशन एरिया, ये जो एरिया है ये ही हमें ज्ञात करना है, यही हमें फाइंड करना है। क्योंकि ये देखो इन तीनों से कवर्ड है, किस किस से, x = 1 की लाइन ये है, y जो है y एक्सिस वो ये है, और कर्व आपका यानी सर्कल आपका ये रहा, इधर ये रहा, इधर ये रहा। यानी आप अगर इस पर पूरा ऐसे ऐसे घूमेंगे तो वही 3 लोग आपको मिलेंगे, y मिलेगा, वृत्त मिलेगा, और ये रेखा मिलेगी x = 1 की। यहाँ भी एक बहुत छोटी सी समांतर पट्टी हम बनाते हैं, तो ये मान लेते हैं ये समांतर पट्टी है, ये वाला dx है, और ये इसकी हाइट को हम ले लेते हैं, हाइट या लेंथ को y ले लेते हैं। ये पट्टी हमने फिर से यहाँ बना ली, पैरेलल पट्टी, और ये जो शेडेड में कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन हमें ज्ञात करना है। और फिर से ये खाली फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही नहीं निकालना, ये अपने को ऊपर नीचे पूरा निकालना है। ये शेडेड पोर्शन अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एरिया है।
इसके लिए फिर से मैं पहले चतुर्थांश की बात करूंगा और लिमिट आपको समझ में आ गई होगी। जब ये ओरिजिन है तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ x इक्वल्स टू 1 है, तो लिमिट हम जब 0 से 1 अप्लाई करेंगे और इसके लिए जब एरिया फाइंड कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे तो हमें केवल प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा और जैसे हम उसको 2 से गुणा करेंगे, डबल करेंगे, तो अपने को पूरा क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ देखें हम लिखेंगे ये पॉइंट अगर नाम देते हैं तो ये ए बी सी डी और ई ले लेते हैं और यहाँ हमारा क्षेत्र क्या हो गया, ओ डी ई ए बी सी, ये पूरा हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्र ओ डी ई बी सी ओ का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हम निकाल सकते हैं 2 गुणा क्षेत्र ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने पहले किया था कि जब आपको ऊपर नीचे पूरा ऊपर नीचे का दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसको 2 से गुणा कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो समाकलन कहाँ से कहाँ, लिमिट क्या होगी, 0 से 1 होगी, तो 0 से 1 लिमिट होगी और y dx होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि y आप कौन सा लिखेंगे। ठीक है, तो y के लिए देखो यहाँ वैसे तो आपके पास सीधा सीधा एक ही कर्व है, पर कई बार 2-2 कर्व इंटरसेक्ट होते हैं। जैसा कि आप 11.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे तो वहाँ 2-2 कर्व आपके सामने होंगे। तो वहाँ एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जब भी आप समांतर पट्टी बनाते हैं तो आप ये देखना है कि वो समांतर पट्टी कौन से कर्व के पास जा रही है, कौन से वक्र के पास जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको y का मान रखना है। जैसे यहाँ मेरी समांतर पट्टी जो मेरे सामने है वो पट्टी सीधा सीधा वृत्त वाले समीकरण के पास जा रही है, इसलिए यहाँ y आपको कौन सा लिखना है, जो समीकरण वृत्त वाले समीकरण में यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है और वो इस y की जगह पुट करना है। रखते हैं, देखो 2 0 to 1 और यहाँ y की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। ये मैंने वृत्त के समीकरण से y का मान लिख दिया है। यहाँ अगर इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 0 to 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। इसके बाद में आप समझ गए होंगे, मैंने जैसा पहले बताया था कि जिसको चैप्टर 9 यानी कि समाकलन के सारे सूत्र आते हैं वो इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वही सूत्र यहाँ पे भी यूज़ होंगे सारे के सारे। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ यूज़ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रूट जो फॉर्मूला है वो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx इक्वल्स टू हो जाता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समाकलन का। x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, सॉरी साइन इनवर्स है, साइन स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो ब्रैकेट x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एज इट इज
फिर प्लस हो गया ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 2 और लिमिट अपने पास है 0 to 1। फिर से देखें, मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक्स बाई 2 अपने पास एक्स की जगह एक्स ही है इसलिए एक्स बाई 2, फिर जो ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो एज इट इज आ गया। इसके बाद में ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 2। इसके बाद में लिमिट लगाते हैं तो 2, देखो सबसे पहले 1 अप्लाई करेंगे तो 1 अप्लाई करने पर ये 1 बाई 2 हो गया और ये 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो ये 4 एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस ये 4 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब यहाँ 1 बाई 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1 बाई 2 माइनस जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो 0 इसमें अप्लाई, बाहर मल्टीप्लाई में 0 लिखेंगे तो ये पूरा टाइम 0 हो जाएगा माइनस, और जब इसमें भी 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 पर ही होता है इसलिए ये वाला टाइम भी पूरा 0 हो जाएगा। केवल ये रह जाएगा जो हो गया 2 इंटू √3 बाई 2, 4 माइनस 1 √3 हो गया बाई 2 और यहाँ प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 किसके लिए होता है, ये होता है पाई बाई 6 के लिए, तो ये पाई बाई 6 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 2 पाई बाई 3। और जैसा कि मैंने बताया हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम इसके साथ इकाई लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे जो होता है स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। इस प्रकार देखो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से इसके सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। आपको ग्राफ बनाना क्लियरली आना चाहिए और जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मेट है, जैसे आपके पास वृत्त हो गया, परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, इनके मानक समीकरण, इनके जो जनरल फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। उन्हीं के बेस पे आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके भी रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।